जय हिंद। पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने बात की थी सोंगा डायनेस्टी के बारे में और हमने पढ़ा था कनव डायनेस्टी के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में। इंडो ग्रीक किंग्स की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये जो इंडो ग्रीक किंग्स हुए, इनकी कहानी शुरू होती है अलेक्जेंडर की डेथ के साथ में। अलेक्जेंडर पास्ड अवे इन 323 बीसी और अलेक्जेंडर के जाने के बाद बहुत सारे ग्रीक जो हैं वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास ये जो वेक्टीरिया वाला रीजन है, इस वेक्टीरिया वाले रीजन में सेटल होने की शुरुआत करेंगे। वेक्टीरिया बेसिकली आज की डेट में जो नदन अफगानिस्तान वाला रीजन है उसको बुलाया जाता था। बहुत सारे ग्रीक जो हैं वो वेक्टीरिया वाले रीजन में आके सेटल होने की शुरुआत करेंगे। इस वेक्टीरिया वाले रीजन को रूल करने की शुरुआत करेंगे। ये जो ग्रीक्स वेक्टीरिया वाले रीजन में आके सेटल हुए, इन्हीं को क्या बुलाया गया? इन्हीं को वेक्टेरियन ग्रीक्स बुलाया गया। अलेक्जेंडर के जाने के बाद बहुत सारे ग्रीक जो हैं वो वेक्टीरिया वाले रीजन में आके सेटल होने की शुरुआत करेंगे। इन्हीं ग्रीक्स को क्या बुलाया गया? इन्हीं ग्रीक्स को वेक्टेरियन ग्रीक्स बुलाया गया। अच्छा, ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हुआ करते थे ओरिजिनली ये सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, क्षत्रप्स हुआ करते थे। किसके सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे? अलेक्जेंडर के जाने के बाद वेस्ट एशिया में एक एम्पायर स्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम था सेल्यूसिड एम्पायर। ये जो सेल्यूसिड एम्पायर हुआ करता था, इसके सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे ये वेक्टेरियन ग्रीक्स। लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी में वेक्टेरिया के एक गवर्नर हुए जिनका नाम था डियोडोटस वन। ये जो डियोडोटस वन है, इन्होंने सेल्यूसिड किंग एंटियोकस के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और डियोडोटस वन ने इंडिपेंडेंट वेक्टेरियन ग्रीक किंगडम को स्टैब्लिश किया। तो ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिपेंडेंट वेक्टेरियन ग्रीक किंगडम को किसने स्टैब्लिश किया? डियोडोटस वन ने स्टैब्लिश किया। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद में बहुत सारे ग्रीक जो हैं वो वेक्टीरिया वाले रीजन में आके सेटल होने की शुरुआत करेंगे। इन्हीं ग्रीक्स को क्या बुलाया गया? इन्हीं ग्रीक्स को वेक्टीरियन ग्रीक्स बुलाया गया। ये जो वेक्टीरियन ग्रीक्स हैं ये सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, ये क्षत्रप्स हुआ करते थे। किसके सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे? सेल्यूसिड एम्पायर के सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे। लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी में वेक्टीरिया के गवर्नर हुए जिनका नाम था डियोडोटस वन। डियोडोटस वन ने सेल्यूसिड किंग एंटियोकस के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और डियोडोटस वन ने इंडिपेंडेंट वेक्टेरियन ग्रीक किंगडम को स्टैब्लिश किया। ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं ये वेक्टीरिया को आराम से रूल करते रहेंगे लगभग 145 बीसी तक। लेकिन 145 बीसी में ये जो वेक्टीरिया वाला रीजन है इसका कंट्रोल स्कैंथियन ट्राइब के हाथ में चला जाएगा। ईरान की एक ट्राइब हुआ करती थी स्कैंथियन ट्राइब। ये जो स्कैंथियन ट्राइब है ये वेक्टीरिया को अटैक करेगी और वेक्टीरिया का जो कंट्रोल है वो स्कैंथियन ट्राइब के हाथ में चला जाएगा। और ये जो वेक्टीरियन ग्रीक्स हैं, अब इनके हाथ से वेक्टीरिया निकल गया तो अब इनके पास में ऑप्शन क्या है? अब इनके पास में ऑप्शन ये है कि ये इंडिया की तरफ मार्च करने की शुरुआत करें। तो ये जो वेक्टीरियन ग्रीक्स हैं ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के ऊपर रूल करने की शुरुआत करेंगे। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स को कंट्रोल करने की शुरुआत करेंगे। कहानी को समझो, पहले ये लोग वेक्टीरिया को रूल कर रहे थे, लेकिन लगभग 145 बीसी के आसपास स्कैंथियन ट्राइब ने वेक्टीरिया को अटैक किया और वेक्टीरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये जो वेक्टीरियन ग्रीक्स हैं ये थोड़ा आगे चले और इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जो वेक्टीरियन ग्रीक्स हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल किया, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को इंडो ग्रीक्स बुलाया जाता है। इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को इंडो ग्रीक्स बुलाया जाता है। अच्छा, इसी फेज के दौरान एक और बड़ा सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हो रहा था और वो क्या था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन हो गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बना दिया गया था। अब देखो, ये जो स्कैंथियन ट्राइब है 145 बीसी में इसने वेक्टीरिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उस टाइम निकला तो ये जो स्कैंथियन ट्राइब है इसने फिर मार्च करने की शुरुआत करी, फिर आगे बढ़ने की शुरुआत करी। चाइना की तरफ जा नहीं सकते थे बिकॉज वहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुकी थी।
तो इनके पास में ऑप्शन क्या था? इनके पास में ऑप्शन था कि चलो इंडिया की तरफ, चलो इंडिया को इन्वेड करो। और इंडिया की तरफ कौन बैठा हुआ था? ग्रीक्स बैठे हुए थे। ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं ये बैठे हुए थे और पार्थियंस बैठे हुए थे। अब जब स्कैंथियन ट्राइब आने लगी तो ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं इनके पास में ऑप्शन क्या था कि ये और थोड़ा इंडिया में अंदर की तरफ बढ़ने लगे और इन्होंने इंडिया को इन्वेड करने की शुरुआत करी। बेसिकली कहानी कहां से शुरू हो रही है? 145 बीसी तक ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं ये वेक्टेरिया को रूल कर रहे थे, लेकिन 145 बीसी में ये जो वेक्टेरिया वाला रीजन है इसको स्कैंथियन ट्राइब ने अटैक किया और स्कैंथियन ट्राइब ने अपना कंट्रोल इस वेक्टेरिया वाले रीजन पर स्टैब्लिश कर लिया। ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं ये आगे बढ़े और इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। लेकिन ये जो स्कैंथियन ट्राइब है कुछ टाइम के बाद ये फर्दर आगे की तरफ मार्च करेगी और जब ये स्कैंथियन ट्राइब के लोग आएंगे तो ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स हैं ये फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब ये इंडिया में अंदर जाके इन्वेड करने की शुरुआत करेंगे। और हमें ये पता है कि अशोका के जो सक्सेसर्स थे वो कमजोर थे। वो इतने कमजोर थे कि ये जो वेक्टेरियन ग्रीक्स का इन्वेजन होगा, ये जो फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, इन इन्वेजन्स को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। सेकंड सेंचुरी बीसी में इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहली बार इंडिया को इन्वेड किया। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया और इंडो ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के एक लंबे चौड़े हिस्से को ऑक्यूपाई किया। इनफैक्ट इंडो ग्रीक्स ने अलेक्जेंडर के कंपैरिजन में ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। इनफैक्ट ये जो इंडो ग्रीक्स हैं ये लगभग अयोध्या तक, ये लगभग पाटलिपुत्र तक आ गए थे। सोच सकते हो आप कि कितना अंदर तक आ गए थे ये इंडो ग्रीक्स। ये जो इंडो ग्रीक्स हैं इन्होंने इंडिया में सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो इंडो ग्रीक्स हैं इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था। गोल्ड के अलावा इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू किया था, कॉपर कॉइन्स को भी इशू किया था, निकल कॉइन्स को भी इशू किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। टोटल 42 इंडो ग्रीक किंग्स हुए। ये जो 42 इंडो ग्रीक किंग्स हुए इनमें से 34 के बारे में जानकारी हमें कॉइन्स के थ्रू ही मिलती है। तो कॉइन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडो ग्रीक्स के कॉन्टेक्स्ट में। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। सबसे पहले इंडिया को किसने इन्वेड किया? इंडो ग्रीक्स ने किया और इंडो ग्रीक्स ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के एक लंबे चौड़े हिस्से को ऑक्यूपाई किया। इनफैक्ट ये जो इंडो ग्रीक्स हैं ये लगभग पाटलिपुत्र तक, ये लगभग अयोध्या तक आ जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और ये जो कॉइन्स हैं ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि टोटल 42 इंडो ग्रीक कॉइन्स किंग्स देखने को मिलते हैं और इन 42 इंडो ग्रीक किंग्स में से लगभग 34 के बारे में जानकारी हमें इन कॉइन्स के थ्रू ही मिलती है। डिमेट्रियस जो कि वेक्टेरिया के किंग हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया को इन्वेड किया 190 बीसी में। डिमेट्रियस ने सबसे पहली बार इंडिया को इन्वेड किया 190 बीसी में। इनफैक्ट डिमेट्रियस जो हैं वो पुष्यमित्र शुंगा के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में भी आए और हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में कि शुंगाज ने ये जो डिमेट्रियस हैं इनको हरा दिया था। ये जो डिमेट्रियस हैं इन्होंने मौर्यन एम्पायर के एक अच्छे खासे हिस्से को कॉन्कर किया था, एक अच्छे खासे हिस्से को कंट्रोल किया था। डिमेट्रियस के बाद मिनेंडर आए या मिलिंद आए और मिनेंडर जो हैं वो इंडो ग्रीक रूलर्स में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड है। इन्होंने इंडिया के अंदर इंडो ग्रीक पावर को स्टेबलाइज भी किया और एक्सपेंड भी किया। इनका जो एम्पायर हुआ करता था वो वेक्टेरिया वाले रीजन में देखने को मिलता था, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले रीजन में देखने को मिलता था, इंक्लूडिंग सदर्न अफगानिस्तान में देखने को मिलता था, गांधार वाले रीजन में देखने को मिलता था। और मिनेंडर जो है वो मथुरा के ऊपर भी रूल किया करते थे। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो एम्पायर है वो लंबा चौड़ा हुआ करता था। मिनेंडर की जो कैपिटल है वो शाकला हुआ करती थी, या पंजाब में जो मॉडर्न सियालकोट वाला रीजन है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और मिनेंडर, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट करवाया था? इनको बुद्धिज्म में नागसेन ने कन्वर्ट करवाया था। और नागसेन से इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया गया है
मिलिंद पनाव में, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद में। इस मिलिंद पनाव के बारे में ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, मिनेंडर के बाद ये जो डायनेस्टी है इसके लास्ट रूलर हुए हर्मियस। ये जो हर्मियस हैं इनको पार्थियंस ने हराया था अराउंड द एंड ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी के एंड के आसपास पार्थियंस ने हर्मियस को हरा दिया था और इसके साथ बैक्टीरिया में जो ग्रीक रूल है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में ये जो इंडो ग्रीक रूल है ये फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली पार्थियंस आएंगे, शाखाज आएंगे, और ये जो पार्थियंस हैं, ये जो शाखाज हैं, ये अल्टीमेटली ये जो थोड़ा बहुत रूल बचा था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन इंडो ग्रीक रूलर्स का, उसको भी खत्म कर देंगे, उसको भी एकदम से फिनिश कर देंगे, और इसके साथ इंडो ग्रीक किंग्स का जो रूल है वो इंडिया में खत्म हो जाएगा। देखो, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ये नाम है डियोडोटस वन, ये जो नाम है इस नाम को याद रखो बिकॉज इन्होंने इंडिपेंडेंट बैक्टीरियन ग्रीक किंगडम को स्टैब्लिश किया था। ये याद रखो कि बैक्टीरियन ग्रीक्स जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल किया उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को ही इंडो ग्रीक्स बुलाया जाता है। ये याद रखो कि इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया और इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। बाकी डिमेट्रस, मिनेंडर और हर्मेस, इनके नाम याद रख लो। होपफुली यहाँ तक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो इंडो ग्रीक किंग्स आए इनका इंपैक्ट क्या रहा? एक तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए? इंडो ग्रीक्स ने किए। गोल्ड कॉइन्स सबसे पहली बार इश्यू किए इंडो ग्रीक्स ने, और इनके नंबर को इंक्रीज किसने किया? कोशांस ने किया। कोशांस ने एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया। बट ध्यान रखना, सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए थे? इंडो ग्रीक्स ने किए थे। ये जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स हुआ करते थे ये मिनिएचर्स हुआ करते थे, एस्थेटिक हुआ करते थे, और इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू हुआ करती थी वो एकदम प्रिसाइज हुआ करती थी। ये जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर उस दौर के जो रिलीजियस सेक्ट्स हुआ करते थे उनकी भी जानकारी मिलती है। ये जो कॉइन्स हुआ करते थे ये बायलिंगुअल हुआ करते थे और बाय स्क्रिप्ट हुआ करते थे। ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज को यूज किया जाता था, कभी कभी ब्राह्मी लैंग्वेज को भी इन कॉइन्स के ऊपर यूज किया जाता था। इनफैक्ट आगे चल के जो शाखास के कॉइन देखने को मिलते हैं, जो पार्थियंस के कॉइन देखने को मिलते हैं, जो क्षत्रप्स के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, उनमें भी लगभग इन्हीं कॉइन्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये जो इंडो ग्रीक किंग्स हुए दे वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। दूसरा, इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट और लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गांधार आर्ट देखने को मिलती है। ये जो गांधार आर्ट है ये डेवलप हुई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन और सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर है इसके फीचर्स हमारे सबकॉन्टिनेंट में भी देखने को मिले हैं। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। ये जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर किसके बारे में जानकारी दी गई है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। इसके अलावा ये जो इंडो ग्रीक किंग्स आए इन्होंने खूब लंबे चौड़े बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बहुत छोटे और बहुत फाइनली क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाया। इस सब के बारे में आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के जो हमारे सेशंस हैं वो कंप्लीट हो गए। वहां पे हमने इन डिटेल बातचीत की है कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट है ये कैसी है, ये जो गांधार आर्ट है इसके क्या फीचर्स हैं। अगर आपने देखे हुए हैं वो सेशंस तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो आर्ट एंड कल्चर के सेशंस आप जाके देख सकते हो। वहां पे इन डिटेल इन सभी चीजों के बारे में बातचीत की गई है। ये जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं इन्होंने
प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसका रूल, ये जो प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप है, इसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया? इन्हीं इंडो ग्रीक रूलर्स ने किया। और जो गवर्नर्स हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको क्षत्रप्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? क्षत्रप्स बुलाया जाता था। तो अगर मोटा मोटा कहें तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इनका बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए। ये जो प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप है ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और फिर इन्होंने खूब सारे बिल्डिंग्स का और खूब सारे ऑब्जेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया। ये जो येलो से दिखाया गया है इस मैप में, ये जो पूरा येलो से दिखाया गया ये रीजन था जिसको इंडो ग्रीक रूलर्स ने रूल किया। और देखो यहाँ पे लगभग मगध हुआ करता था। मगध में इस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? सुंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ पे कलिंग हुआ करता था और कलिंग में जो है वो खारवेलाज रूल करेंगे। और इधर डेक्कन वाले रीजन में किसका रूल हुआ करता था? सतवानास का रूल हुआ करता था। और ऊपर कौन देखने को मिल रहे हैं? ऊपर इंडो ग्रीक्स देखने को मिल रहे हैं। ये जितनी भी बातचीत हमने की इसको अगर छोटे से में सम अप करें तो देखो इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं इन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। सबसे पहला राजा डिमेट्रियस जिसने इंडिया को इन्वेड किया था। ये कॉन्फ्लिक्ट में रहे पुष्यमित्र शुंगा के साथ में, लेकिन पुष्यमित्र शुंगा ने इनको हरा दिया था। ओरिजिनली ये बैक्टीरिया के रूलर हुआ करते थे। अफगानिस्तान को इन्होंने इन्वेड किया, पंजाब को इन्होंने इन्वेड किया। और ये जो डिमेट्रियस हैं इनके बाद मिनेंडर आएंगे जिनको मिलिंद भी बुलाया जाता है। नागसेन ने इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। और नागसेन और मिनेंडर के बीच में ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया है मिलिंद पनाहों में। मिनेंडर जो है वो मथुरा तक रूल करेंगे। और ये जो मिनेंडर है इनको वाशुमित्र ने हराया था तब जब इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की कोशिश की थी। इतनी सी बातचीत है अगर मोटा मोटा देखे तो। ये जो बातचीत है इसको आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। देखो बहुत आराम से देखना, छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। और मेरा गला भी आज खराब है थोड़ा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो। बाकी आगे की बातचीत हम आगे करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।